केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों के लिए फिलहाल इस विस्तार को टाल दिया गया है, ये पोस्टपोन किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल इसका विस्तार नहीं होगा। ये विकास की जो बातें थी, कल बैठक हुई, बेहद खास बैठक थी। ये जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है कि इसका विकास किया जाए, विस्तार हो, फेरबदल हो, बदलाव हो और कईयों को अहम जिम्मेदारी हो। लेकिन कुछ दिनों के लिए फिलहाल इस विस्तार को टाल दिया गया। पहले लगभग तय था 3 जुलाई को विस्तार होना, लेकिन अचानक महाराष्ट्र के घटनाक्रम के कारण ये मंत्रिमंडल फेरबदल बदल गया है। उच्च स्तरीय सूत्रों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल की तारीख का फैसला प्रधानमंत्री पर ही छोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खुद उपयुक्त समय पर लेंगे इसका फैसला। फिलहाल पार्टी का सारा फोकस महाराष्ट्र पर है, अर्थात कम से कम 1 सप्ताह तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने के संकेत दिए हैं। वहीं इसके अलबत्ता 2 हिंदी राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा जो है पेंडिंग पड़ा है, उस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ भी संगठन में भी व्यापक स्तर पर फेरबदल होने हैं और इस पर बेहद गहन चर्चा जरूरी है। इसीलिए बहुत जल्दबाजी करनी सही नहीं होगी, इसलिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार को महाराष्ट्र पर पूरा फोकस है और ये पूरा का पूरा नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसीलिए उन पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी। वहीं यूसीसी पर हुई संसदीय समिति की बैठक की जानकारी मिल रही है कि विधि मंत्रालय और विधि आयोग के प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। समिति ने जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की वकालत की। तर्क है कि आदिवासी सभी कानूनों में अपवाद है। इस बैठक में 31 में से 17 सदस्य शामिल हुए हैं। वहीं 13 जून को यूसीसी पर परामर्श प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 9.5 लाख सुझाव मिल चुके हैं, लेकिन ये सुझाव तो मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि तमाम ऐसे बिंदु थे। अब इन सुझावों पर किस तरीके की चर्चा होगी। समिति की बैठक हो चुकी है, विधि मंत्रालय और विधि आयोग के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। सुझाव तो लाखों के आंकड़े आ गए हैं, लेकिन इस पर किस तरीके से विमर्श किया जाता है, किन सुझावों को शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। वही समिति ने जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की वकालत की। तर्क ये है कि आदिवासी सभी कानूनों में अपवाद है। बैठक में 31 में से 17 सदस्य शामिल हुए। 13 जून को यूसीसी पर परामर्श प्रक्रिया शुरू होने के बाद से सुझाव मिलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो इस साल 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी चल रही है। राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों में जीत का फॉर्मूला देने के लिए भाजपा की एक अलग विंग राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास रहेगी और इसकी जिम्मेदारी रहने वाली है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास। चुनावी राज्यों में पार्टी की जीत की फॉर्मूले पर काम करेगा यह है विंग, जो विंग तैयार किया गया है। वहीं चुनावी राज्यों में अनुभवी नेताओं को प्रदेश संयोजक बनाया गया। राजस्थान में शैलेंद्र भार्गव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जहां जहां चुनाव होने हैं, 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत इन साल ही 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि कमोबेश पूरी तैयारियां एक्टिव मोड में आ चुकी है, चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शंखनाद बहुत पहले ही कर चुकी है, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है और इसीलिए उसने जीत का फॉर्मूला देने के लिए एक अलग विंग ही बना दी है, जो कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास ये सारी जिम्मेदारी रहेगी सभी विंग की। चुनावी राज्यों में पार्टी की जीत के फॉर्मूले पर यह विंग काम करेगा। चुनावी राज्यों में अनुभवी नेताओं को प्रदेश संयोजक बनाया जाएगा, क्योंकि राज्यवार 5 राज्य 5 विंग महत्वपूर्ण प्रदेश संयोजक बनाया जाएगा और राजस्थान में शैलेंद्र भार्गव ये जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं ईसी ने लॉन्च किया राजनीतिक दलों के लिए पोर्टल। चुनावी खर्चे समेत पार्टी को मिलने वाले फंड की जानकारी देनी होगी, ये अपलोड करना होगा। इलेक्शन प्रोसेस को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है और ज्यादा पारदर्शी करके इस पोर्टल का ये मकसद है कि हर किसी तक ये जानकारी पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बीते 1 साल से इस पर काम कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की 3C रणनीति का ये हिस्सा है ये पोर्टल, जो कि अब लगभग तैयार है। अब आने वाले चुनावों में खासकर लोकसभा चुनाव जो है इस पर फोकस रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च कर दिया है राजनीतिक दलों के लिए पोर्टल और हो सकता है कि प्रादेशिक भी इसे लॉन्च कर दिया जाए।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी थी जिसे पूरा किया गया है और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि इलेक्शन प्रोसेस को और भी ज्यादा पारदर्शी करना है। इस पोर्टल का यही मकसद है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। इलेक्शन कमीशन की 3C रणनीति का यह पोर्टल हिस्सा है। तो राजस्थान की दूसरी वंदे भारत इसी महीने दौड़ने वाली है। वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। 5 जुलाई को जोधपुर से सेमी हाई स्पीड ट्रेन जोधपुर से संचालित की जाएगी। ये जानकारी मिल रही है। जोधपुर से साबरमती के बीच यह ट्रेन चलेगी। इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। लगातार इसे लेकर कार्रवाई जारी थी। 7 जुलाई से यह ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये अपने आप में बेहद खास होगा क्योंकि दूसरी ये वंदे भारत ट्रेन है, इसी महीने राजस्थान में दौड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन हो चुका है। 5 जुलाई को जोधपुर से सेमी हाई स्पीड ट्रेन जोधपुर से संचालित की जानी है। जोधपुर से साबरमती के बीच यह ट्रेन चलेगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब 7 जुलाई से यह ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और हर किसी को इसका इंतजार रहेगा। भारत की धरती से कीजिए कैलाश मानसरोवर के दर्शन। अब दर्शन के लिए आपको चीन नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार इसकी तैयारी कर रही है। ओल्ड लिपुलेख के पास से दर्शन करवाने की यहाँ कैलाश पर्वत की हवाई दूरी है सिर्फ 18 किलोमीटर। 2019 में गलवान में झड़प के बाद से ही यह यात्रा बंद थी, लेकिन अब इसे शुरू कर लिया जाएगा और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर आपको चीन नहीं जाना पड़ेगा। कैलाश और भी है, महादेव में आस्था बहुत सारे लोगों की है और इसीलिए उत्तराखंड सरकार उन आस्थाओं को, उन भावनाओं को, उन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर ये योजना लेकर आ रही है। ओल्ड लिपुलेख के पास ही कैलाश पर्वत की हवाई दूरी महज 18 किलोमीटर है। इसी पर ही फिलहाल फोकस था और लगातार कोशिशें जारी थी। और हालांकि 2019 में जो झड़प हुई थी गलवान में, उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए चीन नहीं जाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी सहूलियत। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला एलिवेटेड टैक्सीवे तैयार हो चुका है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को ये आपस में जोड़ेगा। इससे विमानों का संचालन समय कम करने, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने और ट्रैफिक सुधारने में बेहद मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई तक ये लोकार्पण किया जा सकता है। ये अपने आप में बेहद खास होगा, दिलचस्प होगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सहूलियत आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एयरपोर्ट से कहीं पर जा रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में जाएंगे और अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट से जाना है या किसी दूसरे देश जाना है, तब आपको यहाँ पर देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे तैयार मिलेगा। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी वे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को जोड़ेगा आपस में। इससे विमानों का संचालन समय कम करने, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने और ट्रैफिक सुधारने में भी बेहद मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार ये जो जानकारी मिल रही है, 15 जुलाई तक इसका लोकार्पण किया जा सकता है। उसके बाद ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा। कर्ज के बदले चीन का नेपाल एयरपोर्ट पर दावा। दरअसल श्रीलंका के बाद ड्रैगन की चाल में फंस गया है नेपाल। 1765 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए बड़ा दाव खेला गया है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दावा ठोका गया है। नेपाल में चीनी राजदूत ने BRI के तहत एयरपोर्ट बनने का दावा किया है। हालांकि नेपाल ने कहा है कि BRI करार 2016 में हो गया था, जबकि पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण 2012 में हुआ था। कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका के पोर्ट पर 99 साल के लिए ये कब्जा कर चुका है। कुछ अफ्रीकी देशों में भी चीन पोर्ट कब्जा कर चुका है, लेकिन अब जिस तरीके की ये जानकारी मिल रही है, वो दूसरे देशों को सख्ते में डाल रही है और परेशानी खड़ी कर रही है, क्योंकि कर्ज के बदले चीन का नेपाल एयरपोर्ट पर दावा है। श्रीलंका के बाद ड्रैगन की चाल में नेपाल फंस गया है। 1765 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए उसने बड़ा दाव खेल दिया है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही उसने दावा ठोक दिया है। नेपाल ने चीनी राजदूत जो है नेपाल में BRI के तहत एयरपोर्ट बनने का उसने दावा किया। कहा कि BRI करार 2016 में हुआ था, जबकि पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण तो 2012 में हुआ। कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका के पोर्ट पर 99 साल के लिए वो कब्जा कर चुका है। कुछ अफ्रीकी देशों में भी चीन पोर्ट पर कब्जा कर चुका है।
लिए आगे बढ़ेंगे। गांधी सागर अभयारण्य होगा चीतों का दूसरा घर। गांधीनगर अभयारण्य में तो गांधी सागर अभयारण्य जो है वो चीतों का दूसरा घर होगा। ये जानकारियां हम आपको दे रहे हैं क्योंकि गांधीनगर अभयारण्य में आकार लेने लगा है चीतों का घर। साल के अंत तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा। तार फेंसिंग के लिए 12,000 से ज्यादा गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इस अभयारण्य में 8 चीते छोड़ दिए जाएंगे। चीतों के आने के बाद ही करीब 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। गांधी सागर अभयारण्य की अब बात कर रहे हैं जो कि चीतों का दूसरा घर होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधीनगर अभयारण्य में चीतों का घर आकार लेने लगा है। इसे लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब वो तस्वीर खूबसूरत होती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी भी मिल रही है साल के अंत तक इसका निर्माण जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तार फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, अब तक 12,000 से ज्यादा गड्ढे खोद दिए गए हैं। अभयारण्य में 8 चीते भी छोड़ दिए जाएंगे। चीतों के आने के बाद ही करीब 2,500 लोगों को रोजगार मिलता नजर आएगा। वह ये भी जानकारी मिल रही है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है क्योंकि पहली बार भेड़िए के जोड़े की रीवाल्डिंग की जाएगी। इंडियन वुल्फ के एक जोड़े की रीवाल्डिंग की जाएगी। दरअसल आज बड़े एनक्लोजर में इस जोड़े को छोड़ा जाएगा। रीवाल्डिंग सफल रहने पर दूसरे वन्य जीवों की रीवाल्डिंग के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार की देखरेख में रीवाल्डिंग की जाएगी और ये नया कीर्तिमान ही है क्योंकि इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ है। अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नया कीर्तिमान बनने वाला है। ये वुल्फ का एक जोड़ा है, भेड़िए का जोड़ा है जिसकी रिवाल्डिंग की जाएगी और बड़े एनक्लोजर में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। रिवाल्डिंग सफल रहने पर दूसरे वन्य जीवों के बारे में भी सोचा जाएगा, उसे लेकर प्रयास किए जाएंगे। उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार की मॉनिटरिंग में रिवाल्डिंग हो रही है। वहीं करौली में चंबल नदी पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण आज है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली पुल का लोकार्पण करेंगे। जिला स्तर पर लोकार्पण कार्यक्रम होगा। चंबल नदी पर 126 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से ये पुल बना है। पुल बनने के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच आवागमन भी सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। दिल्ली मुंबई की दूरी भी करीब 200 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये बेहद खास है। जो महीने में 2-3 से ज्यादा बार दिल्ली मुंबई का सफर कर लेते हैं, 200 किलोमीटर कम होना यानी कि बहुत बड़ा अंतर हो जाना और ये बहुत बड़ी सौगात है। तो करौली में चंबल नदी पर नवनिर्मित पुल का भी लोकार्पण आज है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करेंगे। वर्चुअली इस पुल का लोकार्पण होना है और जिला स्तर पर इस लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। चंबल नदी पर 126 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है और जब ये पुल बन जाएगा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच भी आवागमन सुलभ हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी और सरल हो जाएगी क्योंकि रास्ता बेहद साफ हो जाएगा। दिल्ली मुंबई की दूरी भी करीब 200 किलोमीटर कम हो जाएगी।